आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 14 सितंबर की शाम है ये। पॉडकास्ट का नाम है दिन भर और मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। कश्मीर के अनंतनाग में 3 दिन से जारी सेना के ऑपरेशन में आर्मी के 3 अफसर शहीद हो गए। आज चले ऑपरेशन का हाल और द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उसके पास्ट और प्रेजेंट से होगी दिन भर की शुरुआत। एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री थे। अपने संबोधन से किस तरह उन्होंने इन राज्यों में साल के आखिर में होने वाले चुनाव का टोन अभी से सेट कर दिया है और सनातन पर विवाद वहां मुद्दा होगा या नहीं, इसकी करेंगे बात। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सरकार ने बताया है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको विशेष सत्र लाना पड़े। क्या कुछ छुपा रही है मोदी सरकार? फिर मुंबई में चलने वाली ओपन रूफ डबल डेकर बसों की बात। 1997 से सड़कों पर दौड़ रही इन बसों को बंद क्यों किया जा रहा है, बताएंगे आपको। आखिर में भौंचा खबर भी आएगी जिसमें आपको बताएंगे कि दुनिया में साइंटिस्ट्स को एक ऐसा जानवर मिला है जिसे न पहले किसी ने देखा है, न पहले उसके बारे में किसी ने कहीं पढ़ा है। कैसा है ये जानवर और कहां से आया, बताएंगे आपको। लेकिन पहले 60 सेकेंड्स हेडलाइन सुनिए सूरज कुमार से। शुक्रिया जमशेद। मुंबई एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, बारिश के चलते रनवे पर फिसला, 3 घायल। अनंतनाग में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों की मदद से भेजे ड्रोन। कल एनकाउंटर में शहीद हुए थे कर्नल, मेजर और डीएसपी। 10 चैनल्स के 14 एंकर्स का बहिष्कार करेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस बोली नफरत के बाजार में ग्राहक बंद कर नहीं जाएंगे। बिल्किस बानो केस पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा केवल रिहाई पर हो बात, क्रूरता पर ना हो चर्चा। आईएसआईएस के 2 आतंकियों को फांसी की सजा। एनआईए कोर्ट का फैसला, कानपुर में टीचर के हाथ में कलावा और तिलक देखकर मारी थी गोली। और अब अगले हफ्ते होगी शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। शिंदे गुट बोला नहीं मिले जरूरी दस्तावेज, उद्धव गुट का जवाब, ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी। यह है दिन भर और मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। बेटा रे भगवान, बेटा देश का बेटा था, मेरा नहीं था। वो देश में कुर्बान हो गया बेटा। ना मैं ना रोऊं, मैं अपना बेटा। सुध-बुध खोई हुई ये मां है मेजर आशीष धौनेक की, जो कश्मीर के अनंतनाग के गाडोल कोकेरनाग इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में कल शहीद हो गए। रे सरकार के करे, सरकार आड़े की जाखट दे आड़े ताई क्यों ना दिंती गोड्डा ताई गेड्डा ताई जाखट दे देता सारे बच जानते रे। सरकार के कर रही है, सरकार के कर, सरकार का कौन सा बेटा जा रहा है उड़े। ये किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट और एक और जवान की शहादत की भी खबर है। दरअसल कल गाडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। मंगलवार की तलाश बुधवार के मनहूस दिन तक खींचाई। आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर हमला किया। अंधाधुंध फायरिंग में हमारे जवानों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की मस्जिद में मारे गए लश्कर कमांडर रियाज अहमद उर्फ कासिम की मौत का बदला लिया है। अनंतनाग ऑपरेशन आज तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। अब तक के अपडेट्स के लिए हमने बात की कश्मीर में हमारे आज तक रेडियो की कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ वानी से। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में गलूर जंगलों में 35 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से महा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ जारी है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ बुधवार को तब शुरू हुई जब पुलिस को ये खबर मिली थी कि इलाके में एक स्थानीय आतंकी और 2 विदेशी आतंकी एक हाइडआउट में छुपे हुए हैं। तभी सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर, कैंप कमांडर और डीएसपी अपने दल के साथ अगुवाई करते हुए हाइडआउट की ओर यूं ही बढ़ रहे थे। चूंकि ये पहाड़ का रास्ता था और पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आतंकियों ने घात लगाकर अंधाधुंध गोलीबारी सुरक्षा बलों पर करी, जिसमें सेना के कमांडिंग अफसर, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें वहां से
एयरलिफ्ट करने में भी सेना को बाधाएं आई जब आतंकियों ने इलाके में उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर भी गोलियां दागी। उसके बाद तीनों अफसरों को गंभीर हालत में श्रीनगर के सेना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ा। उसके बाद ही कोर कमांडर 15वीं कोर के, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर गए और ऑपरेशन के लिए रणनीति तय की, जिसमें तय हुआ कि पूरे इलाके को न सिर्फ घेरा जाएगा बल्कि स्पेशल फोर्सेस सेना की इस ऑपरेशन के लिए लाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए उस पूरे इलाके में स्पेशल फोर्सेस की पैराट्रूपर्स जो है वहां पर लाए गए और स्नाइपर डॉग्स की मदद से न सिर्फ सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया बल्कि एक बड़े इलाके को घेरा में लिया गया। सूत्रों के अनुसार सेना ने उन तीनों आतंकियों को चारों ओर से घेरा है जो कुकरना के इन जंगलों में छुपे हैं। आज दिन में कई बार आतंकियों और सेना के बीच में गोलियों का तबादला हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन में सेना की तरफ से यही प्राथमिकता है कि और कोई जानी नुकसान सेना को नहीं उठाना पड़े, भले ही इस ऑपरेशन में वक्त लगे। अशरफ जी, ये जो आतंकी संगठन TRF है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, इसका उभार किस तरह से हुआ? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदल दी। जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से ऑपरेशन ऑल आउट में सुरक्षा बलों ने सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने नए सिरे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो रंग रूप है उसको बदल दिया। 2020 के बाद जितने भी आतंकी सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, एक तो वो बहुत ही प्रशिक्षित है, दूसरी तरफ से TRF जो कि एंटी पीपल रेजिस्टेंट फ्रंट समूह तौर पर 2019 के बाद लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने बनाया। अब इसी संगठन की छत्रछाया में आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण रणनीति आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले करने के लिए बदल दी, वो यही है कि वो अब रिहायशी इलाकों या शहरों में रहने के बजाय जंगलों में रह रहे हैं और वहीं पर अपने खुफिया ठिकाने बनाकर वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे फिर वो पीर पंचाल के उस तरफ राजौरी या पुंछ का इलाका हो या फिर पीर पंचाल के इस तरफ जो कि जम्मू कश्मीर में शोपियान, पुलवामा या दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग का इलाका आता है। यहाँ पर जो है स्थानीय आतंकियों की मदद से इलाके की जांच की जाती है, फिर उस जगह को ढूंढा जाता है जहां पर आतंकी अपना खुफिया ठिकाना बनाए। कल भी जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, मुख्य जो निशाना था वो सुरक्षा बलों का वही खुफिया ठिकाना था जो कुकरना के जंगलों में इन आतंकियों ने बना रखा है। जाहिर है कि इसको तोड़ देने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी अब नई रणनीतियों के तहत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण TRF को लेकर जानकारी है खुफिया सूत्रों के अनुसार वो ये है कि अब LOC में सीमा पार करने के बजाय आतंकी जो हैं वो नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते से जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं और फिर अलग अलग खुफिया ठिकानों पर पहुंचकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अशरफ वानी। और अब विश्लेषण प्रधानमंत्री मोदी और उनके आज के संबोधन का। PM आज मध्य प्रदेश में थे। कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन उन्होंने चुनावी बनाने का उसे कोई मौका नहीं छोड़ा। मेरे परिवारजनों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की, जनशक्ति की भक्ति की और जनसेवा की राजनीति के लिए समर्पित है। MP विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज अपना सारा दमखम लगाकर किला फतेह करना चाहती हैं। PM मोदी भी आज कुछ इसी मूड में दिखे। उन्होंने सागर के बीना में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी और फिर रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर हड़कल खाती गांव में उन्होंने सभा को संबोधित किया। साथ ही इंडिया गुट को घमंडिया गठबंधन भी कहा।
ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में ये पीएम मोदी का 6वां दौरा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि वो आज छत्तीसगढ़ भी पहुंचे, जहां 2 दिन पहले ही बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा भी निकाली थी। हम दोनों राज्यों में आज पीएम के दौरे और वहां कहे उनके भाषण का लब्बो-लुआब जानने के लिए पहुंचे इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल नरोना के पास। जी, प्रधानमंत्री जी आज जैसा कि आपने बताया मध्य प्रदेश भी गए और छत्तीसगढ़ भी गए। दोनों राज्यों में नवंबर के अंत में चुनाव हैं। तो आज उन्होंने इंटरेस्टिंगली जो ये सनातन का मुद्दा जो उठा था उसका एक तरह से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा कि भाई सनातन धर्म के इंडिया खेमा जो है वो दुश्मन है और जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें एकजुट होके रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है। इससे ये समझा जा सकता है कि एक तरह से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है उसका एक कंसोलिडेशन टारगेट किया जा रहा है आगे आने वाले समय में। और सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों के ऊपर नजर नहीं है, आने वाले लोकसभा चुनाव के ऊपर भी नजर है, क्योंकि जो वो इंडिया अलायंस बन चुका है ये उसके रिस्पांस में, उसकी कई कई बातों के रिस्पांस में हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में बीना गए थे। बीना सागर जिले में है। सागर जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है जो अति पिछड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर उन्होंने एक बीपीसीएल की रिफाइनरी है जिसके साथ कुछ विकास कार्यों का लगभग 50,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उनका कहना था कि इससे क्षेत्र में विकास आएगा, क्योंकि बुंदेलखंड को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो उन्होंने विकास की भी बात वहां पर करी। सेकेंडली उन्होंने ये सागर डिस्ट्रिक्ट में इंसिडेंटली उनका दूसरा दौरा था लगभग पिछले 15-20 दिनों में। कुछ दिन पहले वो संत रविदास जी जो एक दलित समाज के पूजनीय संत हैं, उनके लिए एक मंदिर बन रहा है, उसका शिलान्यास करने आए थे। अब पुनः आए हैं, इस बार विकास की बात है। उन्होंने बुंदेलखंड का एक और मुद्दा रहता है जो सूखे का है, पानी की कमी का, उसकी भी बात करी कि उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको अपील करी कि वो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के शिलान्यास में भी आए। और साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि रानी दुर्गावती जो एक आदिवासी समाज की, जनजातीय समाज की आइकॉन है, उनका 500th एनिवर्सरी, 500वीं जयंती 5 अक्टूबर को हो रही है, उसे भी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग समाजों के ऊपर का सपोर्ट लेने का एक प्रयास नजर आता है आने वाले चुनाव के लिए। दूसरा ये है कि क्लियरली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो लोकल, मध्य प्रदेश में तो जबकि बीजेपी की सरकार भी है, लेकिन पूरा कैंपेन जो है वो केंद्र सरकार के कामों और प्रधानमंत्री जी के कामों और छवि उनकी सरकार के कामों को लेके ही कैंपेन बनाया जा रहा है। बीच बीच में लोकल यात्राएं चलती हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की भी बात होती है, पर ये सब छुप जाता है केंद्र सरकार की बातों में। दूसरा, उन्होंने चंद्रयान की भी बात करी, उन्होंने G20 समिट जो अभी खत्म हुआ है उसकी भी बात करी, उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की, गैस सिलेंडर्स की जो नई स्कीम आई है और जो नए उज्ज्वला कनेक्शन दिए जाने वाले हैं उसकी बात करी, किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी साथ में एक सपोर्टिंग राशि देती है, उसकी भी बात करी। और साथ साथ उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ गए तो वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक तरीके से भगवान राम का ननिहाल माना जाता है, तो वहां पर उन्होंने पुनः सनातन वाला मुद्दा दोबारा से उठाया इस एस्पेक्ट के साथ कि भगवान राम का ननिहाल है। और फिर उसके बाद सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे
एक बड़ा हमला बोला और उनका कहना था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शराब को लेके स्कैम हुआ है, कोयले को लेके स्कैम हुआ है। इन सब मुद्दों के ऊपर वहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज लगभग 1 साल से काम कर रही हैं और उसमें काफी अरेस्ट भी हुई हैं। तो उससे रिलेटेड उन्होंने हमला बोला और अपील करी कि भाई यहाँ पर दोबारा से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, जो इसके पहले 15 साल तक सत्ता पे काबिज थी। राहुल जी, उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बीजेपी हर तरफ सनातन का मुद्दा उठा रही है। आपको लगता है एमपी और छत्तीसगढ़ में इसकी कुछ अपील होगी? जी, डेफिनेटली कुछ अपील तो होगा, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक वजह इसकी ये भी है कि जिन लोगों ने इंडिया अलायंस में इस मुद्दे को उठाया उस ग्रुप का मध्य प्रदेश में कोई रेजोनेंस नहीं है। बीजेपी ये प्रयास जरूर कर रही है कि वो उन स्टेटमेंट्स को इंडिया अलायंस का कहना बता के उठाया जाए, लेकिन चूंकि ये साउथ की एक पार्टी के से जुड़े लोगों ने उठाया था तो उसका उतना रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगा। कांग्रेस यहाँ खुद ही मध्य प्रदेश में काफी समय से एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक प्रोसेस चला रही है, जिसकी वजह से आज की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रोग्राम्स में एक आम आदमी को फर्क बता देना ही मुश्किल हो गया है। तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा बहुत मेजॉरिटी कम्युनिटी वोट का कंसोलिडेशन जरूर होगा। एक रीइटरेशन बीजेपी के लीडर्स की तरफ से हो रहा है कि देखिए हम तो शुरू से कहते हैं कि ये छद्म हिंदू है, ये चुनावी हिंदू है, इसलिए इनके अलायंस पार्टनर्स या ये इस तरह की बातें करते हैं। बट इससे वोट स्विंग हो जाना ये बहुत जल्दी है ये कहना। बहुत सारे और मुद्दे मध्य प्रदेश में चुनाव में, छत्तीसगढ़ में चुनाव में चल रहे हैं। लोकल इलेक्शंस में कुछ असर होगा, बट मेरे ख्याल से ज्यादा असर वहां के लोकल मुद्दों का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राहुल नरोना। सितंबर का महीना शुरू हुआ सबकी जुबान पर एक सवाल के साथ। सवाल संसद के स्पेशल सेशन को लेकर। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के स्पेशल सेशन में क्या होगा? एक देश एक चुनाव, इंडिया की जगह भारत किया जाएगा? कल इन अटकलों पर थोड़ा अल्प विराम लगा। केंद्र सरकार ने विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी किया। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों के संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इसके अलावा 4 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। सरकार ने संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, लेकिन विपक्ष अब भी पूरी तरह सरकार की दी हुई जानकारी से मुतमईन नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि जो कुछ भी बताया गया है वो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की चिट्ठी का नतीजा है, लेकिन अब भी कुछ चीजें हैं जिन पर पर्देदारी लगती है। ऐसे में विशेष अधिवेशन को लेकर सरकार की जानकारी के बाद क्लैरिटी कितनी हुई है और कितनी नहीं, हमने समझा आज तक से जुड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अशोक सिंघल से। देखिए, बहुत दिनों से ये डिमांड की जा रही थी कि जो विशेष सत्र है इसके बारे में एजेंडा क्लियर करना चाहिए सरकार को। विपक्ष ने भी, जब ये सेशन बुलाया गया था उस वक्त विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा बताना चाहिए विपक्ष को। लेकिन कल रात को ये ऑफिशियल एजेंडा, आधिकारिक तौर से ये एजेंडा सामने आया है जो संसद की तरफ से। उसमें कहा गया कि 75 वर्ष की उपलब्धियां हैं संसद सरकार की, जो सांसद के तौर पर संविधानिक लोकसभा सचिवालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। उस पर चर्चा होगी, उनकी स्मृतियों पर, अनुभव पर, सीख पर चर्चा होगी। 75 साल का जो सफर है, यात्रा है संसद की, उसके ऊपर चर्चा होगी पहले दिन। उसके बाद 19 तारीख को नई बिल्डिंग में जो नई इमारत है संसद की, उसमें ये बाकी के दिन जो 4 दिन बचेंगे उसमें संसद की बैठकें होगी और उसमें जो विधेयक हैं, जो एजेंडे में शामिल किए गए 4 विधेयकों का उल्लेख किया गया उसमें, जिनमें एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है 2024, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण विधेयक 2023 है जो राज्यसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में लाना है। इसके अलावा जो डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक 2023, ये उसमें मेंशन किए गए हैं एजेंडा में। तो इनको लाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन विपक्ष ने अपना एजेंडा, जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे मामलों को विपक्ष ने चिन्हित किया है, पॉइंट आउट किया है। उनपे इस सेशन के दौरान सवाल उठा सकता है और सरकार को घेर सकता है।
विपक्ष का कहना है कि इस एजेंडा में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए विशेष सत्र बुलाने की जरूरत थी, ये विंटर सेशन में भी किया जा सकता था। वाकई आप इस तर्क में कुछ दम देखते हैं या अब भी कुछ ऐसी तैयारी है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है? देखिए, बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, आप इंडिया बनाम भारत की बात हो रही थी कि भारत को किया जा सकता है, इसके अलावा विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही थी। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो लोगों के जहन में थे, नेताओं विपक्षी पार्टियों के जहन में थे, लेकिन आधिकारिक तौर से जो एजेंडा कल रिलीज किया गया उसमें इन सब चीजों का जिक्र नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कई बार सरकारें क्या होती है, एजेंडा जो रिलीज किया जाता है इसके अलावा भी एन मौके पर या उसी दौरान जब ये सेशन चल रहा होता है कोई भी विधेयक या विधायिक कार्य वो ला सकती है। तो लेकिन अभी तक के मुताबिक तो संभावना कमी लग रही है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है सरकार के बारे में कि ऐसे फैसले होते हैं जो किसी को पता नहीं होते, सरप्राइज एलिमेंट रहता है उनके फैसलों में, उनके निर्णयों में, तो सरप्राइज एलिमेंट कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी के मुताबिक जो सरकारी ऑफिशियल एजेंडा रिलीज किया है पार्लियामेंट में, उसके मुताबिक इन 4 विधेयकों के अलावा 75 साल का जो यात्रा है संसद की, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, संविधान की, उसके ऊपर दोनों सदनों में विस्तार से बातचीत होगी। अभी तक के मुताबिक यही है। हालांकि विपक्ष को अभी भी लग रहा है कि सरकार कोई ना कोई हिडन एजेंडा है जो कि उस वक्त एन मौके पर सरकार ला सकती है। जयराम रमेश ने भी जो ट्वीट करके ये बात उठाई है, उसने भी यही सवाल उठाए हैं कि अगर यही एजेंडा था तो बाद में लाया जा सकता था, कहीं कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। तो अब क्या करेगी सरकार, या ये जो एजेंडा रिलीज किया है इसी पे स्टिक करेगी 5 दिनों में, तो ये देखना होगा। लेकिन अभी के मुताबिक यही कह सकते हैं कि सरकार का एजेंडा जो ऑफिशियल रिलीज किया गया है उसके मुताबिक यही है। इन्हीं बिलों पे राज्यसभा में कुछ बिल पास उसको लोकसभा में लाया जाएगा, कुछ दोनों में लाने हैं, तो इसी को लेकर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अशोक सिंघल। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी हर दिन करोड़ों सपनों को बनते बिगड़ते देखती है और ज्यादातर सपने सांस लेते हैं वहां की लोकल ट्रेन में और उन डबल डेकर बसेस में जिनको दिल्ली, बिहार, यूपी वाले या हर दूसरी टूरिस्ट हसरत भरी नजर से देखते रहे। आज उन्हीं डबल डेकर ओपन रूफ बसों के बंद हो जाने की खबर आई। बताया गया कि इन बसों को वैसे तो बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि BEST साल 1997 से चला रही है, लेकिन अब आधुनिक तकनीक, AC जैसी सुविधाओं की इनमें कमी थी, जिसके चलते विभाग ने इन्हें बंद करने का फैसला लिया है। मुंबई घूमने गए कितने ही पर्यटक जिसे अपनी तस्वीरों और जहन में साथ ले गए, उस BEST को क्यों संभाला नहीं जा पा रहा है? बंद करने का ये फैसला औचक रहा या पहले से तैयारी थी? पूछा हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर पारस दामा से। जी बिल्कुल, बस सेवा और रेलवे सेवा वो मुंबई के लिए सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। जो लोकल ट्रेन है मुंबई की वो लाइफलाइन है, वैसे ही बेस्ट बसेस भी मुंबई की लाइफलाइन है। 1927 से अगर हम बात करें तो मुंबई को अपनी पहली ओपन रूफ बसेस मिली थी, जिसके ऊपर छत नहीं हुआ करती थी। वो बसेस 1927 में अंग्रेजों द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे बहुत सारे बदलाव जो है वो बेस्ट बसेस में भी देखे हमने, रेलवेज में भी देखे, लोकल ट्रेन में भी देखे। बट बेस्ट जो था वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता था, क्योंकि अगर आपको मुंबई के अंदर इलाकों में आपको चलना है, अगर आपको मुंबई के अंदर इलाकों में ट्रैवल करना है तो उसमें बेस्ट का एक महत्वपूर्ण किरदार हो गया था। हर रोज लाखों की संख्या में बेस्ट बसेस में पूरे मुंबई में लोग यात्रा करते हैं। 1997 ये वो समय था जब महाराष्ट्र टूरिज्म की तरफ से जो बसेस हैं वो ओपन रूफटॉप बसेस लाई गई थी। ये लोगों के लिए बड़ा आकर्षक जगह थी, आकर्षक चीजें थी, क्योंकि ऊपर बसेस में रूफ नहीं हुआ करते थे और लोग उसी में यात्रा करते थे। उसके बाद बेस्ट ने सारी बसेस जो हैं वो ले लिया और उसके बाद अपनी बसेस शुरू की। तो तब से ही लोगों में एक अलग आकर्षण का केंद्र ये ओपन रूफटॉप बसेस हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे जमाना बदलता गया, जमाना आधुनिक होता गया, तो इन बसेस का भी चलन थोड़ा थोड़ा कम होता गया। आखिरी की 3 जो बसेस हैं ओपन रूफटॉप बसेस, वो अभी जो मुंबई दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। अब उन 3 बसों को भी बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। अगर हम RTO रूट की बात करें तो वाहन जो है वो 15 साल बाद आप नहीं यूज कर सकते। तो ये तीनों बसेस जो आखिरी बची हुई हैं उनकी अब उम्र चली गई है, वो अब कार्यरत नहीं रहेंगी। 15 तारीख मतलब कल से उनको बंद कर दिया जाएगा। पारस, अच्छा एक चीज बताएं कि इन बसों को कुछ बदलाव करके आगे कभी लाने का भी इरादा है क्या?
जो बिल्कुल अभी के लिए जब इन तीनों बसेस को सेवा मुक्त किया जाएगा कल, उसके बाद उन लोगों की तरफ से एक पर्याय खोजा गया है। वो पर्याय है डबल डेकर एसी बसेस, जो कि आधुनिक है, इलेक्ट्रिक है। वहीं जो मेन एक पॉइंट था जिसके लिए लोग डबल डेकर ओपन रोफ बसेस में बैठते थे, वो कहीं लोगों को थोड़े दिन तक नहीं मिल पाएगा। बट बेस्ट की तरफ से अब एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अब इन लोगों ने टेंडर सिस्टम शुरू किया है। ये टेंडर सिस्टम इसके लिए शुरू किया गया है कि जल्द ही जल्द जो फ्लेवर लोगों को ओपन रूफटॉप बसेस में मिलता था, जो नजारा उनको मिलता था, वो बसेस वापस आनी चाहिए। तो अब टेंडर के ऊपर काम किया जाएगा। जब टेंडर पास होगा और जो व्यक्ति इस टेंडर को पूर्ण कर पाएगा, उसके बाद जो ओपन रूफ बसेस जो हैं पर्यटन के लिए, वो लोगों को जल्द ही वापस दिख सकती है। बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि टेंडर बाहर आएगा, टेंडर का प्रोसेस होगा, उसके बाद चीजें होंगी। बट बेस्ट द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि कुछ समय बाद जो है वो ओपन रूफटॉप बसेस जो बंद करी गई है, वो ओपन रूफटॉप बसेस अलग तरीके से लोगों को जल्द ही रास्तों पर फिर से एक बार देखने मिलेगी, और लोग जो ओपन रूफटॉप बसेस को पसंद करते हैं वो उसका लाभ जरूर उठा पाएंगे। बट इसमें प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए पारस। और अब बारी है भौचक की, लेकर आ गए हैं गर्वित श्रीवास्तव। ब्राजील की एक सड़क पर जब एक कार तेज रफ्तार से चली जा रही थी, तभी सड़क पर एक काले रंग का जानवर अचानक से आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन लगाते लगाते भी उस 4 पैर वाले जानवर को कुछ चोट तो लग ही गई। ड्राइवर उतरा तो उसने उस घायल जानवर को उठाया, तो वो भी समझ नहीं पाया कि ये कौन सा जानवर है, क्योंकि देखने में वो थोड़ा थोड़ा सा कुत्ता लग रहा था और थोड़ी थोड़ी लोमड़ी। खैर, उस वक्त ये तय करने का वक्त ही कहाँ था, लिहाजा वो आदमी उसे लेकर जानवरों के हॉस्पिटल पहुंचा। अब हैरानी की बात तो ये है कि जब हॉस्पिटल में जानवरों के डॉक्टर ने उस जानवर को देखा, तो वो भी सकते में आ गए कि ये है क्या। ये जानवर तो उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं। उसके कान बेहद नुकीले, मोटे और फर वाले थे, लोमड़ी की तरह, और उसके मुंह के आगे का हिस्सा, जिसे स्नाउट कहते हैं, वो काफी लंबा था, जैसे कुत्तों का होता है। काले रंग के उस जानवर में लोमड़ी और कुत्ते दोनों के बिहेवियर शामिल थे। डॉक्टर्स ने जांच की तो वो मादा निकली, लेकिन उसकी आवाज कुत्तों की तरह ही थी, पर चाल बिल्कुल लोमड़ी की तरह। उस हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर फ्लाविया ने कहा कि ये जानवर बहुत ही कमाल का है, और ये जो भी है, ये पहली बार देखा गया है। वो भौंकती है, लेकिन कुत्तों वाली आक्रामकता उसमें नहीं है। तो इसी के बाद जांच शुरू हुई कि 4 पैर वाला जानवर आखिर है क्या और कहाँ से आया। डॉक्टर्स ने जब इसकी जेनेटिक जांच की तो पता चला कि उसके पास 76 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि लोमड़ी में 74 और कुत्ते में 78 होते हैं, यानी ये दोनों के बीच की कड़ी है। अब रिसर्चर्स का कहना है कि जरूर इसकी माँ एक लोमड़ी होगी, जबकि पिता कोई कुत्ता। ये दिलचस्प मामला क्रॉस ब्रीडिंग का है। आमतौर पर जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है तो कई लेवल की तैयारी और देखरेख में की जाती है, लेकिन ये एक नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग है जो पूरी तरह से कामयाब भी रही। तमाम साइंटिस्ट मानते हैं कि दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं वो इसी तरह की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा हुई हैं, और धीरे धीरे जब उनकी तादाद बढ़ी तो उन्होंने दुनिया में अपनी जगह बना ली। खैर, तो इस नए जानवर का नाम डॉगिज्म रखा गया है, और इस डॉगिज्म की जांच पड़ताल जारी है। हो सकता है कि आने वाले कई सालों में ये जानवर बाकी जानवरों की तरह एक आम पालतू जानवर बन जाए, और इसकी कुछ खूबियां भी हों जो वक्त के साथ साथ हमें पता चले। सो डियर डॉगिज्म, इस दुनिया में आपका स्वागत है। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। दिन भर यहीं तक था गुरुवार का। गुरुवार से ध्यान आया पढ़ाकू नितिन का। नया एपिसोड कुछ देर में आज आ जाएगा। पाकिस्तान किस तरह बना परमाणु शक्ति, दिलचस्प किस्सों के सहारे ये कहानी सुनाई है लेखक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इकबाल चंद मल्होत्रा ने। तो इसे सुनिएगा। दिन भर का प्रोडक्शन देख रही थी चेतना काला और साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।